हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 के बच्चों को बताएंगे सामाजिक विज्ञान के दूसरे खंड के अंतर्गत भूगोल में कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। संसाधन मीन्स रिसोर्स, स्रोत। तो इसका डिटेल है वास्तविक तौर पे, और हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे मदद में या हमारे ज़रूरत के टाइम पर वो काम ना आए। कुदरत ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ना हो। मीन्स हर एक चीज़ एक दूसरे चीज़ के लिए आवश्यक है और उसका एक एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। तो कुल मिला के पता चला कि पर्यावरण में उपलब्ध वो ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, हमारी ज़रूरतों मुकम्मल करती हैं, हेल्प करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। मीन्स संसाधन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको पहला बताएंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे उत्पत्ति के आधार पर है, समाप्त होने के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है। ये इतने सारे आधार हैं और उसके अंदर एक एक सीरीज आती है जिसको हम आपको बताते चलते हैं। तो साधनों के प्रकार में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन आपको बनेगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। पेपर में एग्जाम में आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं, जिसमें पहला है जैव संसाधन। पहला आपका जैव संसाधन है। जैव मीन्स जीवन, जिसमें जीवन हो, अर्थात वे समस्त संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। मतलब जैव संसाधन में सजीव वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, पशु पक्षी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कापी ले करके। जब हमारा लेक्चर हो तो आप कापी कलम लिए रहिए, कहीं जो आपको लाइन नोट करना हो तो उसको आप नोट करते रहिए, ताकि फिर बाद में आपको आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है, जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर, कि जिनके अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं शामिल होती हैं, कि जिनमें जो निर्जीव होते हैं, मतलब जिनमें जीवन पाया ही नहीं जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ हुआ। खनिज पदार्थ आप जानते हैं जो ज़मीन के अंदर खुदाई करके निकाला जाता है, वो पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज पदार्थ में जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, ये तमाम सारी धातुएं हैं। और चट्टानें हैं, शैल हैं, जैसे आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, ये सारी शैल हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब हम आपको बताते हैं जो उसका दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि समाप्त होने के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। जैसे वे कौन से ऐसे संसाधन हैं जो टाइमली ख़त्म हो जाते हैं या ख़त्म ही नहीं होते। तो उसमें जो 2 संसाधन आपको हम बता रहे हैं, पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होते। मतलब जो संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त ना हो, यूनिवर्सल उसमें फिक्सेशन हो, वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं उसको हम। जैसे आप भूमि को ले लीजिए, ये पृथ्वी, जमीन और आसमान और उसके अंदर की सारी चीज़ों को कुदरत ने सिर्फ 6 दिन के अंदर बनाया। उसमें से ये ज़मीन जो आपकी पृथ्वी है, जिस पर हमारा जीवन है, हम लोग रहते हैं बड़े प्रेम भाव से, वह जो है आपका भूमि संसाधन
भूमि के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन में आता है। जल है, जल आप जानते हैं कि अगर जल ना हो तो गला सूख जाता है, आदमी मर जाता है। पानी के बगैर जीवन ही संभव नहीं, इसलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। तो जल भी खत्म नहीं होता है, हम लोग पीते हैं, फिर इसको रिटर्न करते हैं, फिर पानी बनता है, फिर हम लोग पीते हैं। मीन्स वो खत्म होने का कोई मतलब नहीं है। खेती करते हैं, ज़मीन उतना ही है, ज़मीन ना तो घटती है ना बढ़ती है। तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। अब हम आपको बताते हैं दूसरा स्टेप, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इस संसाधन के अंतर्गत वे वस्तुएं होती हैं कि जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब उसको हम सिर्फ एक बार प्रयोग में ला सकते हैं, दोबारा हम उस चीज़ को प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ऐसी वस्तुएं अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अनवीकरणीय संसाधन में आप कोयला ले सकते हैं। कोयला एक बार आप यूज़ करते हैं ख़त्म हो जाता है। अबरक एक बार आप यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से खनिज तेल है, खनिज तेल जो आपने अपने मोटरसाइकिल में या किसी और वाहन के अंदर या किसी इंजन के अंदर आप डालते हैं, फिर उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते कि आप उसको रिफाइन करके फिर से आप प्रयोग में ले आओ, वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपको अगर यूज़ करना है तो दूसरा लेना पड़ेगा। इससे ये पता चला कि ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको एक अलग से क्वेश्चन देते हैं कि इसमें एक आता है कि संभाव्य संसाधन क्या होता है, जो इससे हट करके है। संभाव्य मीन्स संभावित, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो, मतलब वो ऐसे सुरक्षित पड़ा हो, उपयोग हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि भविष्य में उपयोग की संभावना हो, मतलब उससे हमको भविष्य में लाभ हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर। जैसे लॉकडाउन के टाइम में जिसके पास जो बैलेंस बचा हुआ था वो आज काम आ रहा है, और जो खाया और कमाया उड़ाया सब वो एकदम खाली हो गए। तो इसी तरह से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो संभाव्य के अंतर्गत आते हैं, जिनका यूज हम नहीं करते, वो पड़ा रहता है और उसका हम जानते हैं कि वो चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका यूज नहीं करते हैं, और भविष्य में उसके लिए वो सुरक्षित हम रखते हैं कि कभी भी हमारी ज़रूरत में वो निश्चित तौर पे आ सकता है। तो ऐसे संसाधन हमारे संभाव्य संसाधन होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा आप ले लीजिए। सौर ऊर्जा आप जानते हैं सूरज में एनर्जी होती है, अगर एनर्जी ना होती तो ये धरती जलती नहीं, गर्मी नहीं होता। उसकी किरणें जिस हिसाब से सूरज की रेस तिरछी होती हैं तो कम गर्मी, सीधी पड़ती हैं तो तेज़ गर्मी, एकदम तिरछी हो जाती है तो ठंडक का मौसम हो जाता है। तो इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पहाड़ों पर किया जाता है क्योंकि उनका वो ऊपर होता है और ऊपर बिजली की सप्लाई की नहीं जा सकती। डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाए तो संभव नहीं, क्योंकि हमेशा आंधी तूफान और ये उसके क्या कहते हैं बड़े बड़े चट्टानों का फिसलना, खिसक के गिरना, तो पोल वगैरह सब नीचे बह के चला आएगा। और जो चढ़ाई करने वाले जाएंगे वो सोचेंगे कि कोई रस्सी है, पकड़ेंगे तुरंत बिजली मार देगा, शॉर्ट हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए ऐसी जगहों पे लाइट की सप्लाई का काम हम नहीं करते। वो पवन ऊर्जा से होता है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो ये संभाव्य संसाधन में आते हैं, संभावी टाइम में ये हमारे लिए बेहतर होते हैं। अब हम आपको तीसरे खंड पे ले चलते हैं। तीसरा खंड हमारा है स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन होते हैं। मालिकाना हक, स्वामित्व मीन्स जिसमें जो है आदमी उसका जिम्मेदार हो। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। आप इसको जान लें कि स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन होते हैं, 4 तरह के संसाधन होते हैं, जिसमें पहला आपको मैंने बताया कि निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सार्वजनिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना। ये 4 संसाधन आपने सुना। चारों को हम अलग अलग रूप में बता देते हैं। निजी संसाधन वो संसाधन होता है जिसमें पर्सनल अपना हक होता है ना, जिसमें एक व्यक्ति का डायरेक्ट हक होता है, मतलब उसमें किसी की साझेदारी संभव नहीं है।
जैसे मान लीजिए जिन संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं, उसे निजी संसाधन कहते हैं हम। मतलब उसमें तीसरा आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे स्वयं की भूमि, तालाब, बगीचा, है ना। स्वयं की भूमि का मतलब जैसे आपकी खेती, आपने जितनी खेतियां आपके नाम पे है और उसके आधार पर आपको पीएम सम्मान निधि मिलता है ना। तो इसी तरह से वो जो स्वामित्व होता है वो हमारा खेत का होता है, कृषि कार्य के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है तालाब, मत्स्य पालन, मान लीजिए आपका कोई खुद का तालाब हो। तीसरा आपका बगीचा हो जिसमें फर्स्ट क्लास आम इस वक्त होंगे, आप खाइए, है ना। ये सब कुदरत का वरदान है। कितनी चीज़ें कुदरत ने हमें दी है जिसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जबकि करना चाहिए। ये कोई भी चीज़ जो हमें ईश्वर से डायरेक्ट रूप में मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, जब भी आप खाइए तो ईश्वर का शुक्र अदा करिए। ये नहीं कि आप ऐसे आप ये सोचें कि हाँ हमको तो मिला, ऐसे मिला, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे बगीचा हुआ, तालाब हुआ, भूमि हुआ, खेत हुआ, ये सारी चीज़ें किसमें आता है? निजी संसाधन में आता है। दूसरा हम देखते हैं सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन में क्या होता है कि इसमें सभी का हक होता है, मतलब वो सबका होता है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन, जिन संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, इस पर सबका मालिकाना हक होता है। जैसे आपका देश है जिसमें कोरोना फैला हुआ है, आज सबका हक है कि सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। किसी से भी फॉल्ट होने पर पूरे गांव में प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए कोई ऐसे ही फालतू निकला और उसको मिल गया उसका वायरस और वो लाया पूरे गांव में फैला दिया। इसलिए मोदी जी का ये ऑर्डर है कि सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन, सार्वजनिक संसाधन की मैं बात कर रहा था। जैसे पार्क है, स्कूल है, कार्यालय है, शमशान घाट है, चारागाह है। आप जानते हैं पार्क में हर कोई जा सकता है, स्कूल में हर कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, कार्यालय में सभी लोग जा सकते हैं जिनकी ज़रूरत हो। शमशान घाट में एक आदमी मरता है तो उसके साथ तमाम लोग जाते हैं उसका दाह संस्कार करने में। इसी तरह से चारागाह है, सबके पास पशु है, सब ले जाओ, सब चराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, जो इसका तीसरा स्टेप है वो राष्ट्रीय संसाधन। एक बात आप जान लो, एक एक संसाधन का छोटे टुकड़ों में भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछ लिया निजी स्वामित्व में निजी संसाधन क्या होता है, सार्वजनिक संसाधन क्या होता है, संभाव्य संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, सबके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंदर पाए जाने वाले वो समस्त संसाधन जिनमें क्या होता है, राष्ट्रीय जो है स्वामित्व होता है, या जिनका राष्ट्रीय स्तर पर विदोहन होता है। हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, अर्थात जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है या जिनका विदोहन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। कोई पर्सनल एक अलग से हट करके ना हो, बल्कि विदोहन का मुख्य उद्देश्य हो विकास का, सार्वजनिक विकास का उद्देश्य। उसमें आपको हम बता देते हैं, जैसे राष्ट्रीय संसाधन में खनिज पदार्थ हैं, खनिज तेल, झील, नदियाँ, ये सबके काम की चीज़ है और सब पर राष्ट्र का हक होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स आपने पढ़ा, पब्लिक रिसोर्स पढ़ा, फिर जो है पर्सनल रिसोर्स पढ़ा। ये 4 रिसोर्सों में आपको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट आपका आता है जिन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण विदोहन किया जाता है, मतलब जिन पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का विकास सम्मिलित हो। इस पर पूरा देश, यह हम कह सकते हैं कि जो विश्व स्तर पर जिसका विदोहन होता है, वैश्विक विदोहन जिन पर होता है, ऐसे जो है संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में शामिल होते हैं। जिन संसाधनों का विदोहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, सार्वजनिक तौर पे विकास को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे संसाधन हमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मीन्स विश्व के सभी संसाधन जो हमारे देश में ना हो, जापान में हो, कनाडा में हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका वगैरह, किसी भी देश का कोई भी चीज़ वो वैश्विक स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के थ्रू आता है।
अब इसमें हम आपको ले लें, जैसे महासागरीय जल ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। महासागरीय जल समुद्र का पानी है। समुद्र के पानी से उससे उसके तटीय क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, कोई भी देश हो, तो वो उसका यूज़ कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, आयात निर्यात कर सकता है, और नमक का उत्पादन भी उससे कर सकता है। किसी के लिए कोई जिसके क्षेत्र में जितना एरिया जो पड़ता है, मान लीजिए समुद्र चल रही है, इतना इतना हिस्सा या इतना हिस्सा किसी के छोर पे पड़ता है, तो उसका संसाधन माना जाता है, उससे वो अपने देश का विकास कर सकता है, अपना फ़ायदा उठा सकता है। मीन्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वहन के तौर पे जो संसाधन यूज में आते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैश्विक स्तर पर उसका, जैसे आप देख लो वैश्विक विकास, महासागरीय जल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कुछ धन ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व के लिए खर्च किया जाता है, और उसमें जो है उसका वैश्विक स्तर पर पूर्ण विद्वहन होता है। इस प्रकार आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, और फिर हम आपको इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे। तब तक के लिए ओके।